अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। CS 507 का आज हमारा लेसन नंबर 28 है। इसको स्टार्ट करते हैं हम। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स, ठीक है। अब ये देखते हैं कि ये क्या होते हैं। CS भी इन्हें कहते हैं। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ या एलिमेंट होती है जो किसी भी बिजनेस या प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए ज़रूरी होती है। अगर ये फैक्टर्स ना हो तो मिशन पूरा नहीं हो सकता। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर एक इंटरनेशनल पैकेज डिलीवरी कंपनी हो तो उसके जो हैं CSF जो हैं हो सकते हैं, ठीक है। कस्टमर को कंसाइनमेंट का सेफ ट्रांसपोर्ट डैमेज ना हो, जो भी उसका कस्टमर की चीज़ जो ट्रांसपोर्ट हो रही है उसको कोई भी किसी किस्म का डैमेज नहीं होना चाहिए। उसके बाद टाइम पर डिलीवर होना चाहिए। ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम होना चाहिए ताकि कस्टमर को पता चलता रहे कि उसका पार्सल कहाँ पर है। प्रॉपर पैकेजिंग और हैंडलिंग होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है जी, हर कंपनी के जो CSF होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। जब मैनेजमेंट किसी नए प्रोजेक्ट को अप्रूव करती है तो वो कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स चेक करती है जो उस प्रोजेक्ट के लिए सक्सेस या फेलियर का सबब बन सकते हैं, ठीक है। जो कॉमन CSF होते हैं जो ज़्यादातर कंपनीज में सेम हो सकते हैं वो हैं जी, पैसे से रिलेटेड, मतलब कि कैश फ्लो अच्छा हो, रेवेन्यू बढ़ रहा हो, प्रॉफिट मार्जिन ठीक हो, ठीक है। उसके बाद है जी, नए कस्टमर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाना, ठीक है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, शिकायतें कम हो, आफ्टर सेल सर्विसेज वगैरह कंप्लेंट्स वगैरह कम होनी चाहिए, ठीक है। और रिटर्न्स कम हो, ठीक है। क्वालिटी कस्टमर फीडबैक अच्छा हो। नई प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जो पुराने और नए कस्टमर दोनों को अट्रैक्ट करें, ठीक है। अब ये होनी चाहिए। नॉलेज या स्किल डेवलपमेंट, जैसे नई मशीन्स, बेटर प्रोडक्शन। उसके अलावा है स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप, एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट और रिटेंशन, सस्टेनेबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है। इनमें से आप कुछ एक दो एग्जांपल्स भी याद कर सकते हैं, सारी एग्जांपल्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा जी, सोर्स ऑफ CSFS, ठीक है। CFS निकालने के सोर्सेज क्या हैं, ठीक है। CSF को बस गेस नहीं किया जाता, ठीक है। ये प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ता है निकालने के लिए। ये अलग अलग सोर्सेज से मिलते हैं, ठीक है। जो 4 मेजर सोर्सेज हैं वो है जी, इंडस्ट्री CSF, इंडस्ट्री की जो होती हैं इम्पोर्टेंट चीज़ें जो जिनकी वजह से, मतलब कि एग्जांपल हॉस्पिटल में क्लीनलीनेस और टाइम पर ट्रीटमेंट है, ठीक है। बिजनेस की स्ट्रेटजी से CSF कैसे निकालते हैं जी। एग्जांपल देख लेते हैं। कोरियर सर्विस के लिए क्विकली डिलीवरी बहुत ज़रूरी होती है, ये CSF निकल रहा है। तो ये इन्वायरमेंटल CSF होते हैं इकोनॉमिक या टेक्नोलॉजी चेंज की वजह से, ठीक है। एग्जांपल है जी, इन्फ्लेशन या नए सॉफ्टवेयर ट्रेंड्स। टेम्पोरल CFS क्या होते हैं जी। टेम्पोरल CFS सोर्सेज हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनल चेंजेस या नीड्स की वजह वजह से जो होते हैं। इसमें एग्जांपल है जी, अगर कंपनी नए ब्रांच ओपन कर रही है तो नए हायरिंग प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। CSF वर्सेस KPI, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ठीक है। इन दोनों में हम देख लेते हैं क्या है जी। इम्पोर्टेंट डिफरेंस जो है जी, इनमें CSF जो है ये स्ट्रेटजी का सक्सेस के लिए एसेंशियल एलिमेंट है और KPI जो है ये उस सक्सेस को मैयर करता है जो CSF से हमें मिलती है। क्या ज़रूरी है CSF में, हम देखते हैं कि क्या ज़रूरी है। KPI में हम देखते हैं कि क्या रिजल्ट मिला, ठीक है। ये जो थे दो डिफरेंस थे। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट, IT सिस्टम किस तरह काम करता है, ठीक है। किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज़र के पास डाटा किस फॉर्म में है, ठीक है, कहाँ से और कब पहुँचता है, ये डिपेंड करता है कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट पे, ठीक है। 4 टाइप्स के होते हैं कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट: स्टैंडर्ड लॉन्ग प्रोसेसिंग, सेंट्रलाइज्ड इन्वायरमेंट, डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट और वेब बेस्ड इन्वायरमेंट। चलिए अब हम इनको डिटेल में देखते हैं। स्टैंडर्ड लॉन्ग प्रोसेसिंग क्या होता है। ये एक सिंगल कंप्यूटर सिस्टम होता है जो किसी नेटवर्क से कनेक्ट नहीं होता है। ये सिस्टम इंडिपेंडेंट होता है। आजकल की बिजनेस दुनिया में ये तरीके रेयर हैं, इसलिए इस पर ज़्यादा डिटेल नहीं देते, ठीक है। सेंट्रलाइज्ड वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग, ठीक है। सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग में क्या होता है, सारा प्रोसेसिंग एक ही सेंट्रल कंप्यूटर या सिस्टम पर होता है। सब टर्मिनल्स उसी सेंट्रल सर्वर से कनेक्ट होते हैं। ओल्ड कंप्यूटर सिस्टम भी ऐसे ही काम करते थे पहले, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग में क्या होता है जी, प्रोसेसिंग मल्टीपल मल्टीपल कंप्यूटर्स पे होती है। एक ही प्रोग्राम या एप्लीकेशन मल्टीपल लोकेशंस पे चल सकता है, ठीक है। नेटवर्क पर अगर कोई कंप्यूटर आइडल हो तो सिस्टम उससे वर्कलोड दे सकता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेसेस भी ऐसी होती हैं जो कि डाटा अलग अलग सिस्टम में स्टोर होता है लेकिन यूज़र को एक जैसा नज़र आता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग
स्केलेबल प्लस फ्लेक्सिबल प्लस फॉल्ट टॉलरेंट। ठीक है, उसके बाद है जी कंपैरिजन देख लेते हैं जी, सेंट्रलाइज वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटेड में एस्पेक्ट्स जो हैं जी, कंप्यूटिंग पावर जो सेंट्रलाइज में होती है वो लो होती है, सिर्फ एक मशीन होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड में हाई होती है जी कंप्यूटिंग पावर मल्टीपल मशीन्स की वजह से। सिक्योरिटी देख लेते हैं, सेंट्रल सर्वर का कंट्रोल रहता है सेंट्रलाइज में, और डिस्ट्रीब्यूटेड में सब सर्वर्स का कंट्रोल मैनेज करना होता है। ठीक है, सिस्टम मैनेजमेंट में ईजी होती है सेंट्रलाइज में क्योंकि सब कुछ एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, तो मगर डिस्ट्रीब्यूटेड में कम्प्लेक्स होती है सिस्टम मैनेजमेंट, अलग अलग मशीन होती हैं तो हमें अलग अलग मैनेज करना पड़ता है सबको। उसके बाद है जी डाटा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी। सेंट्रलाइज में ये लिमिटेड होती है, सेंट्रल सर्वर की लिमिट। ठीक है, उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटेड में ये फ्लेक्सिबल होती है, टास्क डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। उसके बाद है जी हमारा नेक्स्ट टॉपिक वेब बेस्ड इन्वायरमेंट क्या होता है। वेब बेस्ड इन्वायरमेंट का मतलब है कि हम इंटरनेट, वेब और ब्राउज़र बेस्ड एप्लीकेशंस का यूज़ करके ट्रांजैक्शन और डाटा एक्सेस करते हैं। ठीक है, उसके बाद कैसे काम करता है वेब बेस्ड इन्वायरमेंट ये देख लेते हैं। यूज़र या क्लाइंट अपने कंप्यूटर मोबाइल से इंटरनेट का यूज़ करते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर कंपनी का सर्वर पर इंस्टॉल्ड होता है। फिर यूज़र ब्राउज़र जैसे कि क्रोम और फायरफॉक्स के जरिए इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू सर्वर को एक्सेस करते हैं। ठीक है, यानी क्लाइंट सिर्फ अपने ब्राउज़र से कंपनी का सॉफ्टवेयर या पूरा सिस्टम यूज़ कर सकता है बिना लोकली इंस्टॉल किए उसको अपने सिस्टम में। ठीक है, एक्सेस ऑप्शन इन वेब बेस्ड इन्वायरमेंट, सिर्फ एक एप्लीकेशन का एक्सेस मिल सकता है जैसे पेरोल सिस्टम, या फिर पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम का रिमोट एक्सेस मिल सकता है जैसे रिमोट डेस्कटॉप हो गया। ये आर्किटेक्चर सेंट्रलाइज्ड या डिस्ट्रीब्यूटेड दोनों सिस्टम्स में यूज हो सकता है ताकि परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी बढ़ सके। एग्जांपल समझने के लिए हम देख लेते हैं, दो यूजर्स हैं ए और बी जो डायग्राम्स में शो हो रहा है आपको नीचे, जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर रिमोट लोकेशंस में है। ठीक है, वो कंपनी का इंटरनल सर्वर को एक्सेस करना चाहते हैं, वो इंटरनेट के जरिए सर्वर से कनेक्ट करते हैं। सर्वर को ऑनलाइन रहना ज़रूरी है ताकि ए और बी एक्सेस ले सकें। कनेक्शन के टाइप्स कुछ भी हो सकते हैं, ब्रॉडबैंड, बेसबैंड, वाईफाई, सैटेलाइट। अगर इंटरनेट कनेक्शन स्ट्रॉन्ग और अनइंटरप्टेड हो तो डाटा का ट्रांसफ़र और रिट्रीवल स्मूथ होगा। इसी वजह से कई कंपनीज डेडिकेटेड लीज लाइंस का यूज़ करती हैं ताकि नॉन स्टॉप सर्विस मिले। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है जो दुनिया के कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करता है यूजिंग अ स्पेशल प्रोटोकॉल कार्ड TCP/IP। ठीक है, ये भी आपको पढ़ता होगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कहते हैं शायद इसे। और ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं, ये सिस्टम मल्टीपल छोटे नेटवर्क से मिलकर बना है। ठीक है, हर कंपनी या यूज़र को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट होना पड़ता है ताकि वो इंटरनेट का हिस्सा बन सके। इंट्रानेट क्या होता है? इंट्रानेट एक प्राइवेट नेटवर्क होता है जो सिर्फ कंपनी के अंदर के लोग यूज़ करते हैं। ये भी इंटरनेट प्रोटोकॉल्स का यूज़ करता है। एम्प्लॉय इस नेटवर्क के ज़रिए एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं या कंपनी का इंटरनल डाटा एक्सेस करते हैं। TCP/IP प्रोटोकॉल इंटरनेट का हार्ट। ठीक है, ये टॉपिक है। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल डाटा को छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड करता है, डेस्टिनेशन पे जाके उन पैकेट्स को वापस कंबाइन कर देता है। और ये IP जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये इंश्योर करता है कि पैकेट्स जो हैं सही जगह पर डिलीवर हो। ये दोनों प्रोटोकॉल मिलकर जो है डाटा ट्रांसमिशन को रिलायबल बनाते हैं और एफिशिएंट बनाते हैं। डाटा डाटा का सफ़र कैसे होता है इंटरनेट पर? ठीक है, ये देखते हैं जी कि कैसे डाटा ट्रांसफ़र होता है। यूज़र का कंप्यूटर यूज़र का कंप्यूटर या लैन नोड से डाटा निकलता है। ठीक है, ये डाटा जाता है मेल सर्वर तक। ठीक है, जैसे हम एक पोस्ट भेजते हैं पोस्ट ऑफिस में, वहाँ से वो राउटर के थ्रू आगे फॉरवर्ड होता है। हर नेटवर्क अपने राउटर से डिसाइड करता है कि डाटा किस रास्ते से भेजना है। ठीक है, जैसे राउट होता है, एक स्पेसिफिक राउट से जाएगा अगर किसी जगह पर कोई चीज़ डिलीवर करनी हो। ठीक है, उसके बाद है जी ये प्रोसेस रिपीट होता है जब तक कि डाटा अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाता मुख्तलिफ राउट से होता हुआ। ठीक है, आखिर में डाटा रेसिपिएंट के मेल बॉक्स में डिलीवर हो जाता है, यानी हर मैसेज बहुत सारे नेटवर्क और राउटर से गुजरता है ताकि अपने फाइनल यूज़र तक पहुंच जाए। ठीक है, इसी के साथ हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।